राधे राधे सभी को। आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। हमारा जो पहला लेक्चर था डिटरमिनेंट्स हम लोग स्टार्ट किए थे। डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स जाना था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स जाना था। थर्ड लेक्चर में एडजॉइंट हम लोगों ने सीखा था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सीखा था और उससे इनवर्स कैसे निकालते थे वो भी सीखा था। फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी जाना था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग का डिटरमिनेंट्स का लेक्चर नंबर 5th होगा, 5th होगा ना, नहीं 6th होगा, लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हमारा नया टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम रहेगा, बहुत सारे इक्वेशंस दिए रहेंगे, उनको सॉल्व करना रहेगा। कब वो कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब उनका नो सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मेनी सॉल्यूशन होगा, ये सारा केस हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे आपके पास इक्वेशन दिए रहेंगे लीनियर फॉर्म में, ठीक है। उन इक्वेशंस को हम लोग को सॉल्व करके वहां से अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई इक्वेशन दिया गया है, यहां हम बता रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। कोई इक्वेशन है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 दिया गया है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 दिया गया है। और तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 दिया गया है। ये जो है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है। क्यों सिस्टम ऑफ इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 इक्वेशन है, ठीक है, और ये तीनों लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म का कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर x, y और z जो वेरिएबल है उन सब का पावर क्या है आपका 1 है, नहीं कुछ तो पावर क्या होता है 1 होता है, इसलिए ये सब क्या है लीनियर है। और इक्वेशंस आपके पास 3 है, इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हुआ। और वो किस फॉर्म में हुआ? लीनियर फॉर्म में हुआ, क्योंकि वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉल्व पहले भी करते थे। लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल है ये, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। इन दोनों को सॉल्व करते, फिर इन दोनों को सॉल्व करते, दो इक्वेशन आता, उनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान निकालते। यहां पर जो हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, कि मैट्रिक्स के मेथड से इन इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? चैप्टर में क्या पढ़ना है वो क्लियरेंस आपका हो गया होगा कि इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, वो भी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इनको समझने के लिए पहले 2 चीज समझते हैं हम लोग, कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? वैसा लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज 1 और मोर सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करे, उसका या तो एक सॉल्यूशन निकल के आए या एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकल के आए। मतलब एक्स वाई जेड का मान 1 निकल के आया, मतलब एक्स का मान मान लीजिए 2 आ गया, वाई का मान 3 आ गया, जेड का मान लीजिए 4 आ गया, तो एक ही सॉल्यूशन आया, उसको यूनिक सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी आए, सॉल्यूशन आना चाहिए, या तो एक आएगा या एक से ज्यादा आएगा। अगर एक आ गया तो भी वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, और अगर एक से ज्यादा आ गया तो भी वो कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। कंसिस्टेंट करने का मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे मोर सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कहता है? ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं निकले, सॉल्यूशन एक्स वाई जेड का मान ही नहीं निकले, उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। जब एक्स वाई जेड का मान नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। जब एक्स वाई जेड का मान निकल जाए, चाहे 1 मान निकले, चाहे 2 मान निकले, चाहे 5 मान निकले, चाहे 50 मान निकले, उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। मान निकला कंसिस्टेंट, नहीं निकला इनकंसिस्टेंट। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 केस आता है। हमने बताया था 3 केस पॉसिबल है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या मेनी सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। 3 ही केस होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है? पहला देखिए, केस 1, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, यहाँ बी क्या है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए थोड़ा सा ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमारा हो गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहां समझिएगा, सबसे पहले जो ये इक्वेशन था हमारा, इस इक्वेशन को हम यहां फिर से अगर लिख ले रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे हो गए। 3 अननोन, 3 इक्वेशन।
जितना अननोन उतना इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए। एक्स वाई जेड आपका 3 अननोन है, 3 इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। ए इजकल टू, ए जो होता है आपका वो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। एक्स वाई जेड इनका कोफिशिएंट होता है। एक्स के बगल में क्या है A1, y के बगल में क्या है B1, z के बगल में क्या है C1। ठीक है, उसी तरह इस इक्वेशन में x y z के बगल में जो उसको लिख दीजिए A2 B2 C2। इस इक्वेशन का कोफिशिएंट लिख दीजिए A3 B3 और C3। ये हमारा a होता है। ठीक है, x y z जो भी रहेगा उसका कोफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। x इक्वल टू जो होता है, x आपके पास अननोन कितने हैं? 3, x y और z। ये आपका अननोन जो होता है उसको हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं। अब आपका बच गया b। b क्या होता है? b जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? D1 है, D2 है और D3 है। D1 है, D2 है, D3 है। तो यहां से a पता चल गया आपको, x पता चल गया और b पता चल गया। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b। क्या लिख सकते हैं? ax इक्वल टू b लिख सकते हैं। अब ax इक्वल टू b का मतलब क्या हुआ सर? कैसे लिख सकते हैं x इक्वल टू b? तो हमारा जो इक्वेशन है वो ये है, अगर आप a और x को मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसको इसके बराबर कीजिएगा तो आपका यही इक्वेशन निकल के आ जाएगा। देखिए थोड़ा समझा दे रहे हैं आप लोग को क्या होता है एक्चुअल में। a यहां लिख रहे हैं और इंटू एक्स करने वाले हैं, x का टर्म यहां लिखने वाला है, x के जगह पे हम लोग लिखने वाले। देखिए यहाँ ax है ना, a और x को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ a का वैल्यू रखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और यहाँ x के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं? x y z। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको b के बराबर करना, मतलब इसके बराबर करेंगे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? हमने बोला था मल्टीप्लाई कैसे होता है? रो से कॉलम। A1 को x से करेंगे तो यहाँ A1 x हो जाएगा, प्लस B1 को y से करेंगे तो B1 y हो जाएगा और C1 को z से करेंगे तो यहाँ पर C1 z हो जाएगा। A2 को x से करेंगे तो A2 x हो जाएगा, B2 को y से करेंगे तो B2 y हो जाएगा, C2 को z से करेंगे तो C2 z हो जाएगा। फिर उसी तरह इन तीनों से कीजिए तो A3 x प्लस B3 y प्लस C3 z। चूंकि ये जो मैट्रिक्स था वो किस ऑर्डर का था? 3:3 का था। ये जो मैट्रिक्स था वो किस ऑर्डर का था? 3:1 का था। तो इनका कॉलम और इनका रो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, और वो मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर होगा वो 3:1 का होगा, मतलब उसमें 3 रो होंगे और कॉलम उसका एक ही होगा। हमने a इंटू एक्स को निकाल लिया। क्लियर है यहां तक? अब ये ax किसके बराबर है? b के बराबर है। इसी मैट्रिक्स को किसके बराबर कर देना? b के बराबर। b हमारा क्या है? D1 D2 D3। तो जब दो मैट्रिक्स आपका इक्वल रहेगा तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि ये वाला आपका किसके बराबर हो जाएगा? D1 के बराबर हो जाएगा, ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? D2 के बराबर हो जाएगा और ये वाला किसके बराबर होगा? D3 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये आपका D1 के बराबर होगा तो पहला इक्वेशन आ जाएगा, ये जब आपका D2 के बराबर होगा तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, और ये आपका जब D3 के बराबर होगा तो तीसरा इक्वेशन आएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया रहता है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे A B C कंसीडर A B और X निकाल लेते हैं और उसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं AX इक्वल टू B। ये यहां आपका क्लियर हुआ। आपको A पता चल गया क्या है, X पता चल गया क्या है और B क्या है वो पता चल गया। हम लोग लीनियर इक्वेशन को AX इक्वल टू B के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। क्लियर? अब आते हैं आपका केस, यहां क्या दिया गया, तीनों केस को समझते हैं। पहला कह रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये a आपको ये है, ठीक है। अगर इसका a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर अगर 0 के बराबर नहीं आता है तभी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर a इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ a बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो इनफिनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इनवर्स उसका पॉसिबल है, वही लिखा गया है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस a इनवर्स एग्जिस्ट। तो ax इक्वल टू b यहां से हमने किया है, दोनों तरफ हमने क्या किया? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई, इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई। अब यहां देखिए a इनवर्स इनटू a इनवर्स इनटू a जो होता है वो किसके बराबर होता है? i के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? i के बराबर। पिछले लेक्चर में बताए थे, जाकर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। a इनवर्स इनटू a किसके बराबर होता है? i के बराबर। ये x ऐसे रहेगा, a इनवर्स इनटू b। और i इनटू a जो होता है, i इंटू ए भी जो होता है वो i के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर i इंटू एक्स है तो x के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया? a इनवर्स b। कहने का मतलब अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमको a इनवर्स निकालना पड़ेगा और इसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहीं से हमारा x y z का वैल्यू निकलेगा। कब?
जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब उस केस में हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही मान निकल के आएगा, और जब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन दोनों में हमने बोला था कंसिस्टेंट कहते हैं। केस 2 व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, अगर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 हो गया इसका मतलब उसका ए इनवर्स तो निकलेगा नहीं। ये 0 हो गया तो 0 डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब अनडिफाइंड हो गया, उसका ए इनवर्स निकलेगा नहीं। तो उस केस में हम उसका आगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को भी चेक करेंगे। अगर वो 0 के बराबर नहीं आया इसका मतलब इन दिस केस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसका, कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं निकलेगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कब? जब ये भी रहे और ये भी रहे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब उसका नो सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? अब यहां पर जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए, तो उस केस में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब उसका मेनी सॉल्यूशन आएगा। और जब मेनी सॉल्यूशन आता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। मेनी सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट बोलते हैं और यूनिक सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। सिर्फ नो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो नो सॉल्यूशन कब आएगा, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा और मेनी सॉल्यूशन कब आएगा, इनके कंडीशन को आपको याद रखना है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 होना चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सब पता है तो इसके बाद इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा हुआ है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का पूरा एक्सरसाइज इसी पर घूमता है, बस ये तीनों कंडीशन पे घूमता है। आपको एक क्वेश्चन कराएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ जरूरत किन किन चीजों का पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को जो दिया इक्वेशन दिया रहेगा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। दूसरा चीज आपको निकालना क्या पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू ए इनवर्स भी है तो आपको इनवर्स निकालने आना चाहिए। उस मैट्रिक्स का जो a है उसका इनवर्स निकालने आना चाहिए। इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालने आना चाहिए। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालने आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट्स का जितना भी लेक्चर है, चाहे वो एडजॉइंट का हो चाहे वो कोफैक्टर का हो, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, हर एक को जाकर के आप देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर यहाँ होगा। अब मान लीजिए आपको ए इनवर्स से निकालने नहीं आता तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो पहले प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, इसका आपका प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर अवेलेबल है, उसको पहले जाके देखिए। ए इनवर्स निकालने सीखिए। ए इनवर्स निकालने भी नहीं आ रहा आपको, मान लीजिए तो इनवर्स नहीं आ रहा तो एडजॉइंट सीखिए, पहले एडजॉइंट भी नहीं आ रहा तो पहले कोफैक्टर सीखिए। सब लिंक है एक दूसरे से। अगर कोफैक्टर नहीं आ रहा तो एडजॉइंट नहीं आएगा, एडजॉइंट नहीं आ रहा तो इनवर्स नहीं आएगा, इनवर्स नहीं आ रहा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए उन सब लेक्चर को देखते हुए इस लेक्चर को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब इस टॉपिक्स पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, उनके लिए हमने देखा था कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तब उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उस केस में x इक्वल टू a इनवर्स b होता है। ठीक है, दूसरा नो सॉल्यूशन के लिए हमने कंडीशन बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाएगा और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में नो सॉल्यूशन। और अगर दोनों 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट भी 0 और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी भी 0 हो जाए, उस केस में आपका मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके डिटर्मिनेंट निकाल के हम चेक करते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इसको पहले चेकआउट करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम a निकालते हैं, x निकालते हैं और b निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर a निकालना है। कैपिटल ए जो हो जाएगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड होता है, तो उसको आप लिख लीजिए 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, 1 1 - 2। ये हमने आपका ए निकाल लिया। अब इसके बाद आपका जो बी होता है वो बी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, d1 d2 d3। कांस्टेंट टर्म हमारा 11 - 5 - 3, 11 - 5 - 3। और ये जो x होता है वो होता है आपका जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड। क्लियर हो गया, तीनों चीज को हमने लिख लिया। इसको लिखने में पहले आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए लिखने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, बी का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म और x का मतलब हो गया अननोन एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालने नहीं आता तो जाके लेक्चर देखिए पहले। 2 - 2 - 4 हो जाएगा,
-4 इंटू 1 -4, एक फार्मूला का 4 खत्म हो जाएगा ये फिर माइनस माइनस +3 हो जाएगा, 3 2 जा -6 और -4 इंटू 1 -4 और +4 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 3 -2, ये -4 + 1 ये तो 0 ही हो गया, -6 में से 4 गया तो -2 इंटू 3 -6, 3 में से 2 गया 1 1 इंटू 5 5, -6 + 5 आ गया -1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन ही आपका निकल के आएगा। दो चीज यहां से कन्फर्म हो गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो यहाँ पर सिस्टम का इक्वेशन x = क्या हो जाएगा हमारा, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। तो आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मतलब कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर निकाल कर उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जब फाइंड आउट करेंगे तो कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर देखिए ए यहाँ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी कोफैक्टर निकालते हैं तो उसमें दो बात का ध्यान रखना होता है। पहला कि उसके एलिमेंट्स को कैपिटल ए से डिनोट करें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 9 एलिमेंट्स आपका निकलेगा कोफैक्टर का। उसमें ध्यान ये रखना कि जब रो और कॉलम को ऐड करने पे इवन आएगा तो साइन चेंज नहीं करना है, और रो और कॉलम को ऐड करने के बाद अगर ऑड आएगा तो उनका साइन चेंज कर देना है। तो सबसे पहले इनके एलिमेंट्स को निकालते हैं हम, A11 निकालते हैं। तो A11 निकालने का मतलब हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढकिए, आपको 4 चीज दिखेगा, ये फर्स्ट रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम हो गया। इनको ढकने के बाद आपको 4 चीज दिख रहा है, ये इसको यहां आप लिख लीजिए 2 - 4 1 - 2, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यहां से हो जाएगा -4 + 4, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। उसी तरह आप A12 निकालिएगा तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढकेंगे, जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक देंगे तो आपका 3 - 4 और 1 - 2 दिखेगा, 3 - 4 1 - 2 दिखेगा। और यहाँ जब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा -6 + 4 आएगा और ये -2 होगा, और यहाँ पर इनको ऐड करने पर आपका ऑड नंबर आ रहा है, इसलिए इसका साइन चेंज हो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों साइन चेंज होता है ये भी हम जाके आपको बताए हुए हैं, वहां पीछे का लेक्चर देखिएगा समझ में आएगा। A13 निकालना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढक दीजिए तो आपको 3 2 1 1 दिख रहा है, 3 2 1 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 - 2 1 आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। ये हो गया आपका। अब इसके बाद A13 निकल गया, अब A21 निकालना है, A22 निकालना है, A23 निकालना है, फिर A31 निकालना है, A32 निकालना है, A33 निकालना है। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे और खुद से इसको निकाले क्या आता है, हम यहाँ निकाल दे रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग निकाल के पूरा प्रोसेस से बनाइएगा। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 × -2 6 6 - 5 1 आएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो चला गया, सेकंड कॉलम चला गया तो 2 1 5 - 2 2 - 2 -4 और -5 -4 -5 -9, साइन चेंज नहीं होगा, -9 ही रहेगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5, साइन चेंज हो जाएगा, -5 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 12 - 10 2 हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम -8 -15 तो -23, साइन चेंज हो गया, 23 बन जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 और +9 13, ये सारा एलिमेंट्स हमने निकाल लिया, साइन चेंज करने के बाद कोफैक्टर निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद यहां से अगर हम एडजॉइंट ए की बात करें तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट्स आया है उसको रख दीजिएगा, जो भी एलिमेंट्स आया है उसको रख देंगे। और रखने के बाद क्या क्या एलिमेंट्स आया है, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13, इनका ट्रांसपोज भी करना होता है। जो भी एलिमेंट्स निकल के आया उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो हमारा एडजॉइंट यहां से निकल के क्या आ जाएगा, 0। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना, जो रो में है उसको कॉलम में कर दीजिए और जो कॉलम में है उसको
रो में कर दिए, आपका एडजॉइंट ए आपका निकल गया। एक बार चेक कर लेते हैं एलिमेंट्स को, A21 को, A21 6 -5, A22 -4 -5 -9, A23 2 + 3 5, A31 12 -10, A32 -8 -15, A33 4 + 9 13। ठीक है, यह हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट जब निकल गया तो अब हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकालेंगे कैसे, उसको देखिए, अब समझिए इनवर्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस को ऊपर हम लोग मिटा रहे हैं इसको। डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आया था वो कितना आया था, -1 आया था, ये ध्यान रखना है। और हमारा डी का जो वैल्यू था उसको भी हमको लिख के रखना पड़ेगा। डी का वैल्यू था हमारा 11 -5 और -3। डी हमारा यहां लिख ले रहे हैं, डी जो था वो डी नहीं बी, 11 -5 3, इन दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग को अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए हैं, हमारा है 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1 से डिवाइड करने का मतलब सबका साइन को चेंज कर दीजिए। 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -2 9 -23, ये -1, ये 5 और -13, सबका साइन चेंज हो गया। ये हमारा निकल गया ए इनवर्स। अब आपको पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी होता है। तो ए इनवर्स को लिखिए और उनको मल्टीप्लाई करना है आपको b से। b जो है आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिया गया 11 -5 और 3, और ए इनवर्स निकल के आ गया है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 11 0 हो जाएगा, 1 × -5 हो जाएगा, -2 × 3 -6 हो जाएगा। क्लियर है? इनको इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, -2 × 11 -22 -5 × 9 -45 और -23 × -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 15 5 × 10 11। इनको इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, -1 × 11 11 -11, 5 × 5 -25 और -3 × 3 -39। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू निकल के आ गया। चलिए यहाँ पर ए इनवर्स इंटू बी किए हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर बी का वैल्यू 11 -5 और -3 था, जो हम लोगों ने 3 ले लिया था। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 -5 -3 हो जाएगा। तो यहाँ बी के जगह पे 11 -5 -3 कर लेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 11 तो 0 ही होगा, 1 × -5 -5 होगा, -2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इनको जब मल्टीप्लाई करें -22, इनको मल्टीप्लाई -45, -23 को माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। बस यहाँ का साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, ये आपका x निकल के आ गया। अब x इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो सॉल्व करके उसको देखिए क्या आ रहा है हमारा। तो 6 में से 5 गया 1, -45 और -22 -67 हो जाएगा। -67 में से 69 चला गया तो 2 बच गया आपका। ठीक है, -11 और -25 -36 में से 39 चल गया तो 3 बच गया आपका। ठीक है, अब ये जो है x क्या था हमारा, XYZ था, और ये इक्वल टू हो गया हमारा 1 2 3। तो अब इसको इक्वेट कर दीजिए, x इक्वल टू आ जाएगा 1, y इक्वल टू आ जाएगा 2 और z इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका सॉल्व होकर के आ गया। x y z का वैल्यू निकाल के हम लोग ले आए। कैसे निकाले, मैट्रिक्स मेथड से निकाले। इस चीज को ध्यान देना है कि मैट्रिक्स मेथड में करना क्या होता है, एडजॉइंट निकालना होता है, और एडजॉइंट निकलेगा तब आपका ए इनवर्स निकलेगा। तो ए इनवर्स इंटू बी, यही आपका एक्स के बराबर होता है। तो ए इनवर्स निकाल लीजिए, फिर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन दोनों को एक्स के इक्वल कर दीजिए, तो वहां से आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा, उनको सॉल्व करके हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला। ठीक है,
अभी आपके सामने हमने दो क्वेश्चन दिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। पहले आप इसको चेक कीजिएगा, डिटरमिनेंट निकाल के जीरो के इक्वल है या नहीं है। अगर जीरो के इक्वल नहीं रहेगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो निकालने के लिए आप पहले ए बी और एक्स और पहला जो क्वेश्चन बताए हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनेगा। और बनने के बाद कमेंट में इनका आंसर निकाल के आप बताइए कि एक्स का वैल्यू कितना आया, 2 आया, 3 आया, क्या आया, वाई का वैल्यू क्या आया, वो आप बताइएगा। फिर हम आपको कमेंट का जवाब देंगे कि आपका आंसर सही आया है गलत आया है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का पूरा वीडियो आपका इसमें कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे और क्वेश्चन करेंगे अभी इस पे। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि आपका ये पूरा टॉपिक डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स, एडजॉइंट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये चारों टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इन चारों टॉपिक को मिला करके एक लेक्चर इनके क्वेश्चंस पे आएगा, पूरा फुल क्वेश्चंस पे आएगा। उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, पूरा रिवीजन, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सीबीएसई वाले, बिहार बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले, जो भी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये पूरा 11th-12th का बेसिक जो मैथ्स है चैप्टर आपका डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पूरा बोर्ड लेवल पे आपका खत्म हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, पहले ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स मेडिसिन जीत की नई शुरुआत को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, जिससे लोगों के पास ये सारा चीज पहुंच सके। राधे राधे।